हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। और ये इसका फोर्थ पार्ट है फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने आपको थर्ड पार्ट तक कंप्लीट कराया था, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका PDF आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो आप PDF की टेंशन ना लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है। देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी पर जी का मान जो होता है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होता है। अगर पृथ्वी के सतह से नीचे जाएंगे या फिर आप ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटता है। जी का मान एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये चीज़ आपको पता होगा क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसलिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए छोटा सा तरीका और भी आपको बताता हूँ। जी का जो मान होता है वो ध्रुव पर क्या होता है कि उसका मान अधिक होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स मैं आपके साथ जो बताने वाला हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अध कवि, अध कवि आप याद रखते हो तो आपको ये याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली याद रख सकते हो। जैसे देखिए फ्रेंड्स, अध कवि का मतलब क्या हुआ, अध का मतलब अधिक होता है ध्रुव पर, यानी जो अंटार्कटिका का क्षेत्र होता है वो क्या होता है, एक ध्रुव पे, पोल पे, और पोल पे सर्वाधिक कहने का मतलब यही तो हुआ कि जी का मान सर्वाधिक होता है अंटार्कटिका के किसी स्थान पर, यानी कि अधिक होता है ध्रुव पर। और कवि का मतलब आप यहाँ पे याद कर सकते हो कि क से कम और वी से विषुवत रेखा, यानी कहने का मतलब विषुवत रेखा पर जो जी का मान होता है वो सबसे कम होता है, और सबसे अधिक जो होता है वो पोल पर होता है, यानी कि ध्रुव पर होता है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप इस तरीके को याद रखेंगे, अध कवि के थ्रू आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, गुरुत्वीय जनित त्वरण जी वस्तु के निम्नलिखित पर निर्भर करता है। यानी फ्रेंड, जो गुरुत्वीय त्वरण जी था वस्तु के किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो किसी पर भी निर्भर नहीं करता, यानी वस्तु का आकार हो, वस्तु का रूप हो, किसी भी प्रकार की वस्तु हो, वस्तु के द्रव्यमान, इन तीनों चीज़ों में से किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चाहे कोई बॉल हो या फिर कोई फुटबॉल हो, दोनों पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान उतना ही लगता है। या फिर कोई एक साइकिल हो या फिर कोई ट्रक हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सभी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान सेम होता है, ठीक है। उन पे आकार जो द्रव्यमान, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, निम्न में से कौन सा कथन सही है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक ऑप्शन को चूज करना है जो कि सही है। तो चलिए मैं आपको वो बताता हूँ राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स शरीर का जो सारा रुधिर होता है, रक्त होता है, वो वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है, यानी कि किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ये चीज़ आपको पता होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। और साथ ही साथ इस चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि एसआई मेंस से रिलेटेड यहाँ पे सारी मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाइए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आप एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हो। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। फोर्थ क्वेश्चन बनता है कि जब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण किया जाता है तो जिस रंग का न्यूनतम विचलन होता है वो कौन सा है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेंड्स प्रिज्म पर जो रंगों का जो कि परिक्षेपण होता है वो किस तरह से होता है। तो ये श्वेत प्रकाश यानी कि व्हाइट कलर जब आता है तो ये 7 रंगों में विभक्त होता है। आपको पता होगा 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से होता है। सबसे जो अधिक विचलन होता है वो कौन सा होता है, तो सबसे अधिक यानी कि चित करते हैं, सबसे अधिक जो विचलित होता है वो होता है बैंगनी कलर, और सबसे ऊपर में जो होता है फ्रेंड्स जो कि रेड कलर होता है, ठीक है, लाल कलर होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन में सबसे न्यूनतम विचलन पूछा गया, तो आप देख सकते हैं कि सबसे न्यूनतम विचलन कौन करता है, लाल कलर करता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि बिल्कुल करेक्ट है, सी। अगर क्वेश्चन में यही पूछ देता है कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है तो आप यहाँ पे टिक कर देते बैंगनी कलर को, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं होता आप गलत कर सकते हो, तो इस चीज़ को याद रखिए। हर चीज़ को रटना नहीं है, कुछ चीज़ों को समझना होता है, क्योंकि साइंस है ही समझने वाली चीज़, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या बनता है, बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है।
तो वोल्टेज को कंट्रोल में करने के लिए, स्थिर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये पूछ जाता है कि ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर का जो कार्य होता है वो वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए हम लोग प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एमीटर के बारे में कभी कभी देखने को मिलता है, तो पूछा जा सकता है कि एमीटर का प्रयोग किसके मापन की किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डायनेमो फ्रेंड्स, डायनेमो किसमें किसमें परिवर्तित करता है ये पूछ रहा था। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है डायनेमो, याद रखेंगे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप हमारे सपोर्ट करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रतिजन ऐसा पदार्थ है, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है। प्रतिजन को इंग्लिश में एंटीजन के नाम से भी जानते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो प्रतिजन फ्रेंड्स होता है हमारे जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली के तौर पे कार्य करता है, यानी कि रोगों से लड़ने में सहायक होता है। प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिपिंड उत्पन्न करने में सहायता होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी जीवधारी के शरीर में उपस्थित वे अणु जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं प्रतिजन। ठीक है, यानी कि एंटीजन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? गैस फ्लेम में सबसे जो गर्म भाग होता है उसको क्या कहते हैं? तो गैस फ्लेम कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई, आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, जो ज्वलन आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि मोमबत्ती जल रहा है। आप इस मोमबत्ती में देखिए 3 तरह के लेयर दिखाए गए हैं। तो इन्हीं में से पूछा जाए कि जो सबसे गर्म भाग है उस गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो लुमिनस जोन कहते हैं। ठीक है, और जो सबसे कम गर्म होता है उसको नॉन लुमिनस जोन कहा जाता है, जो कि आप स्क्रीन पे पिक्चर में देख रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे। डार्क जोन भी आप देख सकते हैं, डार्क जोन में क्या दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से याद रखना है, आपको अच्छे से सुनना है, समझना है, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में आप जो भी क्वेश्चन देखोगे इसी तरह से पूछे जाएंगे और इसी टाइप में से क्वेश्चन, कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या? कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती है। जो कोशिका गतिविधियाँ होती हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, न्यूक्लियस के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं जैसे कोशिका से रिलेटेड। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो पॉइंट्स बनेगा एग्जाम्स में वो है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं, तो इस चीज़ को अभी आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी कहते हैं। क्लियर, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्म की सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका के बारे में पूछ ले तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और सबसे लंबी कोशिका पूछे तो सबसे लंबी कोशिका होती है मानव शरीर की तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका है वो सबसे लंबी है। इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो न्यून तापमान पैदा करने के लिए जिस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, रुद्धोष्म विचुंबकन। यानी फ्रेंड्स इंग्लिश में इसको कहते हैं एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, डीमैग्नेटाइजेशन। परम शून्य ताप को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये विधि मानी जाती है, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छे से क्वेश्चन को याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के संश्लेषण की संपर्क क्रिया विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उत्पादन किया जाता है संपर्क विधि के द्वारा, ये औद्योगिक पैमाने पर यानी कि बड़े पैमाने पर जो कि उत्पादन किया जाता है, इसमें कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है। और वो कैटलिस्ट कौन सा होता है? तो प्लैटिनम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी फ्रेंड्स उत्प्रेरक के रूप में प्लैटिनम का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम अग्नाशय रस से स्रावित होते हैं? और ये क्वेश्चन मैंने आपको इतनी बार करा दिया है कि अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पूछा था कि अग्नाशय रस से एंजाइम कौन से होते हैं, तो मैंने आपको बताया ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रिक भी मैंने आपको बताया, तो फिलहाल मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको कई बार मैंने बता चुका है। तो फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट्स और क्लियर कर दूं। अगर पूछ ले कि फ्रेंड्स अग्नाशय रस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो आपको याद रखना है इंसुलिन। ठीक है, जो कि जिसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज हो जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप गुब्बारे को, किसी भी गुब्बारे को आप नाखून से टच करते हो तो वो जल्दी नहीं फटता, लेकिन उसको अगर सुई से जल्दी से टच करोगे तो वो जल्दी से फट जाता है। इसका कारण क्या होता है? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखोगे, वैसी फार्मूले के थ्रू ये बेस्ड होता है कि
जो दाब होता है क्या, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, यानी कहने का मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जहां पर क्षेत्रफल कम होता है वहां पर दाब अधिक लगता है। तो जो सुई का हम लोग प्रयोग करते हैं, सुई का क्षेत्रफल बहुत कम होता है, नुकीला होता है, जिसकी वजह से दाब अधिक लगता है, जिस वजह से ये फट जाता है। लेकिन नाखून का क्षेत्रफल अधिक होने की वजह से वो क्या होता है कि इस पर बहुत कम दबाव लगाता है, जिस वजह से ये नहीं फटता है। सिंपल सा फंडा है, आप उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, निम्नलिखित में से कौन अदिश मात्रक चुनिए। या फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि केवल अदिश आपको चुनना है, अदिश मात्रक कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। केवल 3 जो ऊर्जा है यहाँ पे दी गई है वो अदिश राशि है। अदिश राशि हम लोग किसके कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें दिशा के साथ साथ परिणाम भी होता है। ये आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसे बताने के कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन आप याद रखो, ठीक है। ऊर्जा में जो होता है फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ जो कि परिणाम होता है, ना कि दिशा होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि और भी और एग्जाम्पल कौन कौन से अदिश राशि के, तो आयतन याद रख सकते हो, समय याद रख सकते हो, कार्य जो कि बहुत बार पूछा जाता है कार्य याद रखना है, दूरी जो कि एक प्रकार की अदिश राशि होती है, लंबाई याद रखो, तापमान, ऊंचाई, बहुत सारे अगर आप चाहोगे तो मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दूंगा। तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आप इसको ट्रिक से याद करना चाहते हैं, सदिश और अदिश का स्पेशल ट्रिक, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिलहाल आपने देख लिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ब्राउन एयर जो शब्द होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आपको ये बता दूं फ्रेंड्स, प्रकाश रासायनिक धुआं में मुख्य रूप से क्या क्या शामिल होता है। तो इसमें शामिल होता है ओजोन, जिसको O3 कहते हैं। इसमें एक और होता है पैन, जिसको पैन का मतलब क्या हुआ, आपको याद रखना है कि पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन होता है। और साथ ही साथ इसमें एल्डिहाइड भी होता है, ठीक है फ्रेंड्स, एल्डिहाइड। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, यही इसमें मुख्य रूप से उपस्थित होता है। जहाँ तीव्र सौर विकिरण होता है वहाँ इसे ब्राउन एयर भी कहते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बस आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि एल्जाइमर का रोग निम्नलिखित में से क्या है। एल्जाइमर का जो रोग होता है फ्रेंड्स एक प्रकार का मस्तिष्क का एक रोग होता है, मस्तिष्क का विकार होता है, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बर्नौली प्रमेय आधारित है। जो बर्नौली प्रमेय है, बर्नौली थ्योरम है, ये किस पे बेस्ड होता है, तो ये ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, ऑप्शन एक करेक्ट होगा। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि नायलॉन धागा किससे बनाया जाता है। जो नायलॉन धागा होता है ये बनाया जाता है पॉलीएमाइड बहुलक से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं पॉलीएमाइड पॉलीमर, ठीक है, बहुलक को इंग्लिश में पॉलीमर कहा जाता है, तो याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, नायलॉन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो पौधे जो भोजन बनाते हैं वो सूर्य की उपस्थिति में बनाते हैं, तो बिना सूर्य की उपस्थिति में उनको भोजन नहीं बनाया जा सकता है। तो ऊर्जा जो प्राप्त होता है उनको सूर्य की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि वो लोग नाइट में अपना भोजन बना लेते हैं, जी नहीं, जब भी वो अपना भोजन बनाते हैं, जब फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है, वो प्रकाश के उपस्थिति में ही होता है, क्योंकि प्रकाश से उनको एनर्जी मिलता है, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और साथ ही साथ वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है। अब मैं आपको बताया था थर्ड पार्ट में टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो फिलहाल इसमें तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आपने वीडियो को नहीं देखा होगा, तो ये आपकी गलती है, आप उस वीडियो को देख लेना थर्ड पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो कि बिल्कुल करेक्ट है, सी, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि आयोडीन प्राप्त होता है। जो आयोडीन होता है ये प्राप्त होता है फ्रेंड्स लेमिनेरिया नामक एक शैवाल से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन लेमिनेरिया नामक शैवाल से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि स्टेनलेस स्टील को आमतौर पर स्टील के साथ जोड़ करके बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि स्टेनलेस स्टील किसका किसका मिश्र धातु होता है। सेम टू सेम क्वेश्चन तो वही कह रहा है, बस उसमें कुछ लैंग्वेज में चेंज किया गया। तो आपको याद रखना है कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु होता है। तो छोटा सा याद रखो कि स्टेनलेस स्टील की कोलनी जो थी वो काफ़ी फेमस थी, एक कोलनी था जो कि स्टेनलेस स्टील का बना हुआ था। अब आप कैसे याद रखोगे, कोक का मतलब
क्रोमियम, ठीक है। ल का मतलब लोहा भी इसमें शामिल होता है और नी का मतलब निकेल होता है। तो ऑप्शन आपके पास निकेल और क्रोमियम दिए गए थे, इसलिए आप याद रख सकते हो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, इसको याद रखने के लिए क्या करोगे, जो एक कोलनी थी वो कोलनी स्टेनलेस स्टील की बनी हुई थी, तो कोलनी से थ्रू आप याद रख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया फ्रेंड्स कि सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सुपर कंडक्टर पदार्थ हम लोग उनको कहते हैं जो तापमान पर, कम तापमान पर विद्युत प्रवाह को बहुत कम और नगण्य प्रतिरोध प्रदान करते हैं। यानी फिर जितना भी उनको हम लोग देते हैं करंट, वो क्या करते हैं, पास कर देते हैं, बिल्कुल प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करते, नगण्य प्रतिरोध करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है सुपर कंडक्टर, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशीय सिद्धांत कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर एक और कार्य करता है जिसका नाम क्या है कि हीरा का चमकदार जो दिखाई देता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया था ट्रांसफार्मर कार्य क्या करता है, तो वोल्टेज को कम और ज़्यादा करने का कार्य इसका होता है। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये कार्य करता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, वाष्प द्वारा निर्मित जो कि जलन और उबलने हुए पानी द्वारा निर्मित जलन से अधिक तेजी से होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप भाप से, अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का हाथ जो है वो भाप से जलता है और किसी व्यक्ति का एक हाथ है जो कि वो पानी से, गर्म पानी से जलता है, तो जिसका ज़्यादा जलन होगा वो जलन होगा भाप से जलने वाले का। तो इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण ये है कि वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है जिस वजह से होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें लैटेंट हीट होता है जिस वजह से उसको ज़्यादा जलन होगा भाप से। नेक्स्ट बनता है कि प्रकाश का रंग किससे संबंधित है। तो प्रकाश का रंग संबंधित होता है आयाम से, ऑप्शन नंबर ए यानी कि तरंग दैर्ध्य से, ठीक है फ्रेंड्स, वेवलेंथ आप इसको कह सकते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो कि धातु भट्टियों के अंदर का जो तापमान होता है वो काफ़ी हाई होता है, और उसका प्रयोग करने के लिए मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि अधिक तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पायरोमीटर भी अलग अलग टाइप के आते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो भी आप याद रखो, पायरोमीटर इंग्लिश वर्ड है लेकिन हिंदी में इसको उताप मापी कहते हैं, उताप मापी। सबसे पहले तो आप पायरोमीटर को देख सकते हो, स्क्रीन पे इस टाइप का है, ठीक है, और इसमें आपको देख सकते हो फ्रेंड्स कितना टेम्परेचर हाई से मापा जा रहा है, करीब करीब 1100 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर 2500 डिग्री सेल्सियस तक मापा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, और इसके कई प्रकार होते हैं जिसमें प्रकाशीय पायरोमीटर भी आता है, विकिरण पायरोमीटर आता है, प्रतिरोध पायरोमीटर, ताप विद्युत पायरोमीटर, अलग अलग टाइप के आते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है पायरोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला दिया है कि लाल रक्त कोशिका यानी फ्रेंड्स WBC नहीं, लाल यानी कि रेड ब्लड सेल्स RBC। तो RBC का कार्य क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए का 4 होना चाहिए। तो ए का 4 यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे सेकंड में दिया है कि WBC यानी कि श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका का कार्य क्या होता है, हमारे शरीर को रोगों से जो कि प्रतिरक्षण करते हैं, संक्रमण से लड़ते हैं, संक्रमण से संघर्ष करते हैं। तो बी का बी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए किसमें मैच कर रहा है, बी का बी यहाँ पे मैच कर रहा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। पट्टी काड़ू को फ्रेंड्स प्लेटलेट्स भी कहते हैं, और प्लेटलेट्स क्या करते हैं फ्रेंड्स, रक्त का थक्का बनने में सहायता प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी का फर्स्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। और डी का 3 आप देख ही सकते हो, डी का 3। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। इसी बात पे इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, हमें सपोर्ट कर दो, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। अगला प्रश्न देखिए क्या बनता है कि कैडमियम प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। तो कैडमियम जो प्रदूषण होता है ये किसके कारण होता है, तो इटाई होता है, ठीक है। कैडमियम प्रदूषण के कारण इटाई नामक रोग हो जाता है। अगर बाकी ऑप्शंस के बारे में देखें तो मिनी माटा, यहाँ पे मिनी माटा नहीं मिनी माता होता है, ठीक है। तो मिनी माता के कारण फ्रेंड्स मिनी माता किसके कारण होता है, तो मरकरी यानी कि Hg पारा के कारण होता है, ठीक है। पारायुक्त जल पीने से ये हो जाता है मिनी माता। फ्लोरिसिस क्या होता है, पानी में अगर फ्लोरीन की मात्रा अधिक होती है तो फ्लोरिस होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और ब्लू बेबी सिंड्रोम कई बार एग्जाम्स में अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो याद रखेंगे अगर पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होगी तो वो ब्लू बेबी सिंड्रोम का रूप ले लेता है।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इटाइटाई रोग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न बनता है कि गैमेक्सिन, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है। आपने काफ़ी इसको पढ़ा होगा, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या होता है। इसका राइट आंसर है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी कि H6Cl6 ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसको एक और नाम से क्या जानते हैं, इसको अगर IUPAC नेम से अगर थ्रू देखना चाहें तो आप इसको याद रख सकेंगे कि पेंटाक्लोरोफिनॉल। ठीक है, पेंटाक्लोरोफिनॉल। इसे एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है, लिंडेन के नाम से ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, लिंडेन, मैं आपको लिखता हूँ, लिंडेन के नाम से ये फेमस है। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे पहले इसको बनाया कब गया था, तो इसको तैयार किया गया था 1825 ईस्वी में। ठीक है, 1825 ईस्वी में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। अगला प्रश्न बनता है कि आतिशबाजी में दिखाने वाला हरा रंग, जो अगर पटाखे को छोड़ते हैं तो उसमें अगर हरा रंग दिखाई देता है तो इसका कारण क्या होता है, किसके क्लोराइड नमक के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, देखिए आतिशबाजी में हरा रंग दिखाई देने का कारण होता है, मैंने आपको इसके बारे में ट्रिक भी बताया, अपने चैनल पर ट्रिक मैंने प्रोवाइड कराया हुआ था। इसका राइट आंसर होगा बेरियम। ठीक है, हरा रंग बेरियम के कारण होता है। अगर लाल पूछ ले, रेड कलर पूछ ले तो क्या होगा, रेड कलर जो होता है स्ट्रॉन्सियम के कारण होता है, स्ट्रॉन्सियम के कारण रेड होता है। ठीक है, अगर पीला पूछ ले तो पीला जो होता है फ्रेंड्स सोडियम के कारण होता है पीला। ठीक है, सोडियम यहाँ तो लिखा गया, मैं पीला लिखता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पीला होता है किसके कारण, तो सोडियम के कारण पीला रंग दिखाई देता है। अगर नीला पूछ ले तो नीला यहाँ पे तो दिया नहीं है, मैं आपको नीला लिखता हूँ। नीला अगर पूछ ले तो फ्रेंड्स वो होता है कॉपर के कारण। ठीक है, कॉपर, ध्यान रखेंगे कॉपर, इसमें कुछ यौगिक होते हैं लेकिन आपको मेन तत्व याद रखना है। कॉपर के कारण नीला होता है, सोडियम के कारण पीला होता है, स्ट्रॉन्सियम के कारण जो कि लाल होता है, और कैल्शियम के कारण क्या होगा, तो कैल्शियम के कारण फ्रेंड्स नारंगी होता है, याद रखेंगे नारंगी। क्लियर, इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे। अक्सर तो पूछा जाता है कि हरा और लाल ही पूछा जाता है, लेकिन आप बाकी को भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आमतौर पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए उपयोग की जाने वाली धातुएं कौन सी होती है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, विद्युत धारा के द्वारा धातुओं को लेपन करने की जो विधि होती है, प्रोसेस होती है, उसको कहते हैं विद्युत लेपन। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इसमें कौन कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है, तो क्रोमियम, कॉपर और निकेल, यानी 2, 3, 4, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न दिया गया कि जल की कठोरता को सामान्य रूप से किसके संदर्भ में मापा जाता है। तो देखिए जल की कठोरता में अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट भी होता है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो कि कार्बोनेट भी उपस्थित होता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमने क्या बताया फ्रेंड्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट होना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, -40 जो डिग्री होता है, कह सकते हैं -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होता है। तो इसको हम लोग करके देख लेते हैं कैसे होता है। तो आपको ये रिलेशन पता होगा, C/5 F -32/9। ठीक है, यहाँ पे देखिए -40 डिग्री दोनों पे रखते हैं। तो -40 अगर यहाँ पे रखता हूँ तो क्या होगा, -40 यानी कि फ्रेंड्स 8 बार में ये कटेगा -8, और यहाँ से अगर -32, चलो यहाँ पे मैं -40 रख लेता हूँ, और यहाँ पे -32/9। अब इसको करेंगे क्रॉस में तो क्या होगा, -72 हो जाएगा। और आप इधर राइट साइड में देखो कितना होता है, तो राइट साइड में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट साइड में आपका कितना हो जाता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -40 और -32 -72, यानी कि देख सकते हो दोनों तरफ इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो यही कह सकते हैं कि -40 डिग्री जो होता है वो दोनों की तरफ इक्वल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, यद्यपि भोपाल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है, इसका कारण क्या है। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि डी बिल्कुल करेक्ट है। एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक जो विधियां होती हैं लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली होती है, जिस वजह से होता है क्या कि लोहे की तुलना में एल्युमिनियम जो कि ज़्यादा महंगा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या दिया गया। शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या होता है। ऊपर में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसका कार्य क्या होता है। तो हमारे शरीर में क्या फर्क करता है कि रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करता है, संक्रमण के विरुद्ध लड़ता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। सत्य कथन चुनना है,
तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट है कि सामान्य वार्तालाप का ध्वनि स्तर लगभग 60 डेसिबल होता है। तो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, ऐसा माना गया कि 55 से लेकर के 65 तक माना गया, लगभग में हम इसको 60 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सेकंड क्या देखिए, ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोनों एक और दो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है कि निर्वात में ध्वनि तरंगों का संचरण। तो फ्रेंड्स निर्वात में ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है, लेकिन प्रकाश तो चलता है, प्रकाश सबसे तेज चलता है निर्वात में। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है हमारे नेत्र के रेटिना पर बनता है। ठीक है, रेटिना पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव शरीर में जो मानव नेत्र पर रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो किस तरह का बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, कॉर्निया के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स जब कोई व्यक्ति दान करता है अपने नेत्र को तो उसमें कॉर्निया हिस्सा है जो होता है उसी को दान किया जाता है। परितारिका, परितारिका को हम लोग आइरिस कहते हैं। आइरिस का कार्य क्या होता है, तो आइरिस का कार्य दो तरह का होता है। तो पहला तो आंख में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश होते हैं उनका नियंत्रण करना, और साथ ही साथ किसी भी मनुष्य का जो आंख का रंग होता है वो निर्धारित करता है, जो कि परितारिका आइरिस। पुतली का कार्य क्या होता है, तो पुतली जो होता है फ्रेंड्स, पुतली से आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम बाहर से आते हैं रूम में, यानी कि धूप से जैसे ही अंधेरे वाले कमरे में आते हैं तो हमें थोड़ा सा दिखाई नहीं देता है, कुछ देर के बाद दिखाई देता है। उस वक्त क्या होता है कि आँख की पुतली जो होती है वो सिकुड़कर छोटी हो जाती है और इसको खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए क्या है, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों का चाल का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों का, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिज्म, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वांटम मैकेनिज्म में सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या बनता है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो इसका कारण होता है अपवर्तन। अपवर्तन के बारे में मैंने आपको कई एग्जाम्पल बताए हुए थे, आई होप कि सारे एग्जाम्पल आपको याद होंगे। ठीक है, मछली जो ऊपर दिखाई देती है अपने वास्तविक स्थिति से इसी कारण से होता है। ठीक है, फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। अगला प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु के कारण होते हैं। तो जीवाणु के कारण होने वाला, इसमें अगर ऑप्शन देखें डी तो बिल्कुल करेक्ट होगा, टाइफाइड बुखार जो कि जीवाणु के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। कभी कभी ये पूछा जाता है कि टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है, तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की सतह की निम्नलिखित परत में से कौन सी लंबी रेडियो तरंगों को प्रतिबिंबित कर देता है। तो इसका राइट आंसर है आयन मंडल, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या, निम्न में से किस गैस का प्रतिशत मात्रा यानी कि आयतन वायुमंडल में सबसे कम है। तो वायुमंडल में सबसे कम के अगर बारे में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे कम है, और इसमें मात्रा कितनी होती है, 0.03% होता है। ठीक है, 0.03%। नाइट्रोजन तो आपको पता है लगभग 78% है। ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो करीब करीब 21% ऐसा माना जाता है, 20 पॉइंट कुछ होता है। और आर्गन की बारे में बात करें तो आर्गन जो होता है 0.98% के करीब होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो सबसे कम किसका होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ जाता है कि मात्रा कितनी होती है, तो 0.03%। नेक्स्ट देखिए क्या है कि जब किसी कमरे के कोने में गंध की बोतल खुली रख दी जाती है तो कमरे के सभी हिस्सों में इसकी गंध महसूस की जाती है। इस घटना का कारण क्या होता है, तो इस घटना का कारण है ऑप्शन सी विसरण। ठीक है, ग्राहम का विसरण नियम आपने पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली इसी को राइट आंसर है विसरण। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है विसरण। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्या दिया गया, स्मॉल पॉक्स के लिए टीकाकरण का आविष्कार किसने किया था। स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि धातुओं की चमक होती है, इसका कारण क्या है, क्योंकि धातुओं में जो चमक होती है वो क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण प्रकाश प्रतिबिंब, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण प्रकाश का प्रतिबिंबित होता है जिसके कारण धातुओं में चमक होती है।
नेक्स्ट क्या बनता है कि वह तत्व जो रबड़ को वेल्केनाइजेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। और मैंने आपको ये 2 दिन पहले ही करीब करीब कराया था, आपको बताया था फ्रेंड्स कि जो कच्चा रबड़ निकाला जाता है वो बहुत ही लचीला होता है, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, और उसको थोड़ा सा कठोर करने के लिए उसमें रबड़ के साथ सल्फर मिला करके कुछ उसको गर्म किया जाता है, और उसी प्रक्रिया को वेल्केनाइजेशन प्रक्रिया कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा सल्फर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट बनता है कि निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें पिट्यूटरी ग्लैंड और जो कि थायराइड ग्रंथि और अधिवेशक, ये सभी जो होते हैं वो एक प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथि आते हैं। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, लेकिन तिल्ली कोई प्रकार की ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि इनमें से कौन सा अम्ल मूल रूप से कार्बनिक नहीं है। तो देखिए कार्बनिक नहीं है, कार्बनिक मतलब कि उसमें कार्बन नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर में बताया था H2SO4। तो क्या बताओ इसमें कार्बन है, कहीं भी नहीं है। तो कार्बन नहीं होने का मतलब क्या हुआ, तो ये एक कार्बनिक यौगिक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी फ्रेंड्स फर्स्ट सेकंड थर्ड्स को आप पढ़ेंगे और उसके बाद बताएंगे कि मिलान गलत है। तो देखिए लेजर का आविष्कार बिल्कुल करेक्ट है कि टीएच मेमन ने किया था, तो ये पॉइंट तो करेक्ट है। सेकंड क्या देखिए नायलॉन का आविष्कार जो कि बिल्कुल करेक्ट है कि वालेस एच कैरोलस ने किया था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्या बनता है कि बैलिस्टिक मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया था, वार्नर वान ब्राउन। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि वन और थर्ड बहुत बार पूछा गया, तो याद रखेंगे। यानी कि तीनों को यहाँ पे जो मिलाए गए वो करेक्ट है, इसलिए कह सकते हैं यहाँ पे कोई भी मिलान गलत नहीं है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि फ्रेंड्स हमारा सपोर्ट करें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।